नमस्कार। आज हम यूक्रेन युद्ध के हालिया घटनाक्रमों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं, पिछले कुछ हफ्तों के बड़े हमले, जमीनी बदलाव और जो भी कूटनीतिक कोशिशें हुई हैं उन पर। हमारा मकसद है कि इन सब में से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि आखिर चल क्या रहा है। सही है। तो शुरुआत करते हैं हाल में कीव पर हुए हमले से। सुना है ये इस साल का सबसे घातक हमला था और ड्रोन का इस्तेमाल भी काफी बढ़ा है। चलिए समझते हैं इसे। 17 जून को कीव पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सैकड़ों ड्रोन थे, दर्जनों मिसाइलें। हाँ, करीब 175 ड्रोन और मिसाइलें वगैरह मिलाकर। और बताया जा रहा है कि 2025 का ये सबसे भीषण हमला था। कई नागरिकों की जानें गईं, 24 या शायद 15 अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, पर नुकसान भारी हुआ। हाँ, और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। कीव में शोक दिवस भी घोषित करना पड़ा। ये सिर्फ एक घटना नहीं लग रही है ना, जैसे कोई पैटर्न हो। जून की शुरुआत से ही रूस ने ये ड्रोन झुंडों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। बिल्कुल, जून की शुरुआत में ही 450 से ज्यादा हथियार मतलब ड्रोन और मिसाइलें मिला के लॉन्च किए गए हैं। कई शहरों को निशाना बनाया गया है। हाँ, और ये जो ड्रोन झुंड है ना, ये सिर्फ तबाही नहीं मचा रहे, ये शायद रूसी रणनीति में एक अहम बदलाव का संकेत भी है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? ऐसा लगता है कि मतलब यूक्रेनी हवाई सुरक्षा को एक तरह से थकाने के लिए, उसे भेदने के लिए ये बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मिसाइलों से पहले ड्रोन से रास्ता साफ करना। हाँ, कुछ ऐसा है। शायद ज्यादा कीमती मिसाइलों को बचाकर पहले इन ड्रोन से डिफेंस को उलझा दो। ये दिखाता है कि हमले अब ज्यादा बड़े पैमाने पर और शायद ज्यादा सोची समझी रणनीति से हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है, जाहिर है। 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम से एक बड़े ड्रोन हमले की खबर थी। हाँ, वो भी काफी बड़ा ऑपरेशन बताया गया। 11-17 ड्रोन का बेड़ा कह रहे हैं। और दावा किया गया कि 5 रूसी हवाई ठिकानों पर हमला हुआ और शायद 10-11 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी नष्ट हुए। हाँ, ये यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा पलटवार था। तो हवा में तो जंग तेज है ही। बिल्कुल, लेकिन जमीन पर क्या चल रहा है? जमीनी हालात कैसे हैं? जमीन पर भी कुछ हलचल तो है। जून की शुरुआत में रूसी सेना ने सुमी ओब्लास्ट में, वो कुस्तियानितिवका जगह है, उस पर कब्जा करने का दावा किया। हाँ, और ये इस साल उस इलाके में रूस की पहली कह सकते हैं वास्तविक बढ़त मानी जा रही है। और खार्किव के पास भी, कुपियांस्क में। हाँ, कुपियांस्क के पास ओस्किल नदी के पश्चिम में रूसी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत की है, जिसे ब्रिज हेड कहते हैं, मतलब नदी पार करके पैल जमाने की कोशिश। ये बढ़त धीमी है ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, धीमी जरूर है, नाटकीय नहीं लग सकती, लेकिन ये लगातार रूसी दबाव को दिखाता है। हो सकता है ये बड़े रणनीतिक लक्ष्यों की तरफ एक कदम हो, जैसे खार्किव के आसपास नियंत्रण बढ़ाना। ये छोटी छोटी बढ़तें मिलके भी जमीनी हकीकत बदल सकती हैं और शायद कूटनीतिक बातचीत पर भी असर डाल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। कूटनीति की बात करें तो क्या वहाँ कोई प्रगति दिखी है? जून की शुरुआत में इस्तांबुल में बैठक हुई थी। हाँ, हुई तो थी, लेकिन सुना है बस 1 घंटे चली। हाँ, बहुत संक्षिप्त रही। कैदियों और शवों की अदला बदली पर तो कुछ सहमति बनी, पर युद्ध विराम जैसे बड़े मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई। और उधर कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन, वहां भी मतलब यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों की एकता में कुछ तनाव की खबरें आई, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये को लेकर। कहा गया कि वो जल्दी चले गए और रूस पर कड़े रुख का विरोध किया, जिससे यूक्रेन पर जो बयान आया वो शायद थोड़ा कमजोर पड़ गया। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बात जरूर हुई 14 जून को। अच्छा, उसमें क्या बात हुई? उसमें 22 जून के बाद संभावित शांति वार्ता पर चर्चा हुई, ऐसी खबरें हैं। और अमेरिकी दूत की बेलारूस यात्रा भी हुई लुकाशेंको से मिलने। तो मतलब कोशिशें तो हो रही हैं अलग अलग स्तर पर। कोशिशें हो रही हैं, पर नतीजा कुछ ठोस निकलता दिख नहीं रहा। कूटनीतिक पहिए घूम तो रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही एक तरह से। और इसी बीच एक और खबर आई, उत्तर कोरिया वाली। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। रिपोर्ट्स हैं कि उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए 6000 से ज्यादा कर्मी भेजे हैं कुर्स्क क्षेत्र में। अगर ये सच है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये संघर्ष और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। रूस बाहरी समर्थन जुटा रहा है। ये दिखाता है कि संघर्ष का दायरा बढ़ रहा है। और इसकी तुलना आप यूरोपीय संघ की वो अधिकारी काजा केलास, उनकी चेतावनी से कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने चिंता जताई थी कि अगर पश्चिमी मदद कम हुई तो शायद रूसी सीखना शुरू कर देना चाहिए। ये दिखाता है कि वैश्विक समीकरण कैसे बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है?
अगर हम सबको जोड़कर देखें? देखिए, तस्वीर ये है कि हवाई हमले, खासकर ये ड्रोन वाले हमले, ये तेज हो गए हैं। हाँ। जमीन पर रूस धीमी लेकिन स्थिर बढ़त बना रहा है, ऐसा लगता है। यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, जाहिर है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर गतिरोध बना हुआ है, बातचीत अटकी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया। और पुराने गठबंधनों में भी तनाव दिख रहा है, जैसे G7 में। तो ये सब क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल, ये सारे बिंदु, बढ़ती सैन्य कार्रवाई, अटकी हुई बातचीत और ये बदलते वैश्विक समीकरण, ये सब इशारे करते हैं कि ये संघर्ष एक शायद ज्यादा अस्थिर और अप्रत्याशित दौर में जा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम अब और ज्यादा स्पष्ट होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं वो अब ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब सीधी बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा और बाहरी दखलंदाजी बढ़ रही है, तो आगे इस संघर्ष की दिशा क्या होगी? कौन से ऐसे अनदेखे पहलू हो सकते हैं जो इसे कोई नया मोड़ दे दें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।